T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को 254 रनों का टारगेट दिया था। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 रनों की लाजवाब पारी खेली। इसके अलावा शिवम दुबे ने 25 गेंदों पर 25 रन बनाए। ईशान किशन ने 39 रनों का योगदान दिया था। टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 246 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से जैक बेटल ने 48 गेंदों पर 105 रन बनाए। तो वही 8 मार्च को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला भारत का होगा। ईरान और इजरायल के बीच तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ ही यूरोप तक देखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम ने लिखा, हमने वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की मौत पर शोक जताया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किए। भारत के इस कदम को बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, जिसके बाद से भारत समेत कई देशों में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का छठा दिन है। अमेरिका और इजरायल ईरान को मिटाने पर तुले हैं। ईरान भी भयंकर पलटवार कर रहा है। हर तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक के साथ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की है। वर्तमान हालात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से भी बात की है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में फिलहाल कच्चे तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास स्टॉक अभी संतोषजनक है। भंडार को हर दिन रिफिल किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि तेल और गैस की सप्लाई के लिए भारत सरकार दूसरे सप्लायर्स देशों के साथ भी संपर्क में है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को तेल बेचने की पेशकश की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल बढ़ गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले उनका ये कदम बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। राज्यपाल के इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। अब उनकी जगह RN रवि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनेंगे। उधर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कई और राज्यपाल भी इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह, संजय झा समेत जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार, अमित शाह और नितिन नवीन तीनों एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश कुमार 2 दशक से ज्यादा समय बाद दिल्ली की राजनीति में लौट रहे हैं और इससे पहले वो अटल सरकार में रेल और कृषि मंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। शाह ने कहा कि लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। बिहार को जंगलराज से मुक्त करने का काम किया। इतने लंबे कार्यकाल में उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से सांसद है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। डिप्टी सीएम के लिए नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है। दूसरा नाम नीतीश के करीबी विजय चौधरी का चल रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है। ये लोग उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल और आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है। जो मैंने कहा था आखिर में वही हुआ। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ऐसा ही करती है। बिहार में अब रबड़ स्टैंप सीएम बनेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और इसी साल जनवरी में नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। 2010 से वो लगातार बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी नितिन नवीन काम कर चुके हैं। नीतीश और नितिन नवीन के अलावा एनडीए से शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर ने नामांकन किया।
महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत जबरन धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एमपी के खंडवा में मस्जिद में पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जाकिर और वसीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का मस्जिद के सामने जुलूस निकाला। दरअसल मंगलवार रात लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत फैल गई थी। असम के डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मैकेनिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। आग लगने के बाद धुआं दूर तक दिखाई दिया। आग लगने से नुकसान कितना हुआ है, फिलहाल अभी तक ये नहीं पता चला है। आंध्र प्रदेश में दूसरा या तीसरा बच्चा होने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सुबह के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने वाले दंपत्ति को डिलीवरी के वक्त 25,000 रुपए देंगे। सीएम नायडू ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान में 58% परिवार के पास केवल एक बच्चा है। करीब 2.17 लाख परिवारों में 2 बच्चे हैं। सीएम नायडू ने आगे कहा कि राज्य की प्रजनन दर 1.5 है, जबकि संतुलन बनाए रखने के लिए 2.1 होनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। वहीं हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। वोट बैंक के लालच में जनता के हक का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लुटाया जा रहा है। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि युवराज देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और टीएमसी का डीएनए एक ही है। उत्तराखंड में सीएम हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदेश भर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ढोल मजीरों की थाप पर थिरकते नजर आए। उन्होंने कलाकारों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। धामी का चंपावत दौरा काफी अहम रहा। कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ ने धामी सरकार के कार्यों पर जनता के विश्वास की मजबूत झलक पेश की। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के तरुण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रंग के छींटे लगने पर 2 समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। हमले में 22 साल के तरुण की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। शेयर बाजार गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 900 अंक की बढ़त के साथ 80,016 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 285 अंक की बढ़त रही और निफ्टी 24,766 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो मेटल, फार्मा और एनर्जी शेयर में भी आज तेजी देखी गई। तो वहीं दूसरी ओर आईटी शेयर्स में आज गिरावट रही। जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते देश भर में महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 900 अंक की बढ़त के साथ बंद और 80,016 अंक पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 285 अंक की बढ़त रही और निफ्टी 24,766 के स्तर पर बंद हुआ है। ऑटो मेटल, फार्मा और एनर्जी शेयर्स में आज तेजी देखी गई। वहीं दूसरी ओर आईटी शेयर्स में आज गिरावट रही। जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते देश भर में महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। ईरान इसराइल युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल नजर आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल में 1% की तेजी दर्ज की गई है। कच्चे तेल की 1 बैरल की कीमत $83 के करीब पहुंच गई है। 4 दिनों में कच्चे तेल की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ी है। एक्सपर्ट का मानना है कि तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने चांदी के दाम में बदलाव आ रहा है। 24 कैरेट सोने के दाम में 275 रुपए की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,61,800 रुपए पर गया। तो वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 1,665 रुपए की बढ़ोतरी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,67,225 हो गया है। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते सोने चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में आज दर्ज की गई तेजी से निवेशकों को फायदा हुआ। बढ़त के साथ बंद हुए मार्केट से कई शेयर्स को फायदा हुआ। अडानी पोर्ट्स,
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और L&T आज के टॉप गेनर्स रहे। वहीं मार्केट में तेजी के बाद भी कई शेयरों को नुकसान हुआ। टेक महिंद्रा, ICICI बैंक और HCL टेक आज के टॉप लूजर्स रहे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ATM कार्ड से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। बैंक का नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। PNB की तरफ से कहा गया है कि इससे रिस्क कंट्रोल को मजबूती मिलेगी और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी। PNB ने अपने डेबिट कार्ड्स में लिमिट को 1 लाख से 50,000 रुपए कर दिया है, तो वही प्रीमियम कार्ड्स की लिमिट 1,50,000 से घटाकर 75,000 रुपए कर दी गई है।